नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, उस गुलाम वंश की राज्य की शासन व्यवस्था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी, उसका जो शासन था, उसकी जो व्यवस्था थी, वो इस्लामी परंपरा पर आधारित थी। इस्लामी कानून जो शरीयत है, उस पर आधारित थी। दिल्ली के जो बहुसंख्यक नागरिक थे, या कह लीजिए कि जो जिन्हें नागरिक होने का अधिकार प्राप्त था, वे मुस्लिम थे। और जो मुस्लिम नहीं थे, तो उनको दिल्ली से निकाला नहीं है, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा थी। तो उनको दो ऑप्शन दिए गए, या तो वो इस्लाम स्वीकार कर लें या वो जजिया कर दें। ये गैर धार्मिक कर होता है। वैसे तो वैसे तो इस्लाम में जो सुल्तान है, एक राजा है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लोग मानते हैं कि जो एकमात्र सत्ता है वो अल्लाह की है। उसके अलावा कोई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो इंसानों से बड़ा हो। ठीक है, पहला अल्लाह, दूसरा पैगंबर और बाकी सब बराबर है, ये माना जाता है। लेकिन जो सुल्तान है, वो राजनीतिक प्रधान माना जाता है, राजनीतिक प्रधान, धार्मिक नहीं है, राजनीतिक प्रधान। तो इसीलिए उसे खलीफा से इजाजत लेनी पड़ती थी अपनी जो सत्ता है उसको स्वीकारने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसको खलीफा ने मान्यता दी, जिसके शासन को मान्यता दी। 1229 में जो खलीफा था, इराक का खलीफा, उसने इल्तुतमिश को मुक्ति पत्र दिया और मान्यता दी। इस चीज़ की सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हाँ, हम तुमको इस्लाम के नियमों के अनुसार तुमको मान्यता देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सरकार की। केंद्रीय सरकार में दो अंग थे, पहला सुल्तान, दूसरा मंत्रिमंडल। अब इनको समझिए आप लोग। केंद्र सरकार के अंग, केंद्र सरकार के अंग। नंबर एक सुल्तान, सुल्तान ये सर्वे सर्वा है। नंबर दो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ठीक है, ये दो केंद्र सरकार के अंग थे। पहले हम सुल्तान की बात करते हैं। सुल्तान जो था, वो राज्य में धार्मिक, कानूनी और जो प्रजा थी उसका प्रतिनिधित्व करता था। वो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, किसका? इन सभी चीजों का। ठीक है, राज्य में जो भी चीजें थी उन सभी का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ठीक है, कर्ता धर्ता वही था राज्य का। और जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कई सारे मंत्री थे, कई सारे पद थे। ठीक है, इनकी हम चर्चा करते हैं। पहला पद वजीर, वजीर जिसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री हिंदू शासकों में होते थे, और तुर्की में उसे, तुर्की शासक उसे वजीर कहा करते थे। नंबर दो आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। ठीक। नंबर तीन आरिज ए इंशा, आरिज इंशा। ठीक है। नंबर चार काजी मुमालिक, काजी मुमालिक। ठीक है, चार हो गए। पांच, ये काजी मुमालिक को सद्र, उस सुदूर, सुदूर, ये दो पद हैं, ये दो पद हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति संभालता था। ठीक है, ये न्याय से संबंधित है और दोनों एक ही व्यक्ति संभालता था। सर जादार, सरजादार। नंबर छह अमीर ए आखूर। ये पद याद आया आपको? रजिया सुल्तान ने दिया था। ठीक है, ये छह मंत्रिमंडल हो गए, कुछ जो पद हैं महत्वपूर्ण पद, और एक सुल्तान। इन दो को मिलाकर सेकंड पॉइंट में जो मंत्रिमंडल है उसमें छह जो पद हैं मंत्रिमंडल के, वो महत्वपूर्ण है। और भी छोटे मोटे मंत्री थे, लेकिन ये छह महत्वपूर्ण पद थे। उसके अलावा सुल्तान, ये दो चीजें, ये मिलाकर और सुल्तान को मिलाकर केंद्र सरकार के अंग पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये ऐसे राज्य चलता था। अब इनको विस्तार से समझते हैं। राजा मैंने आपको बताया, ये राजनीति, राजनैतिक, धार्मिक
धार्मिक व सर्वोच्च अधिकारी अधिकारी ठीक है। ये युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था, सेनापति भी पद से पद था। और मंत्रिमंडल में हम बात करते हैं वजीर। वजीर के पास कई सारे पद थे। पहला तो ये इसका नॉर्मल जो काम था, सुल्तान के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था वो वजीर का था। इसके पास कई सारे कार्य थे। इसका जो काम था वजीर का, वो काम ये था कि बचे हुए जितने भी उसके अंडर में जितने भी मंत्री हैं, उससे नीचे जितने भी मंत्री हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब, उन सभी के कार्यों का निरीक्षण करना, महंगाई को रोकना, बाजारों का निरीक्षण करना, इसके साथ ही साथ जो सेना की जो निरीक्षण है वो भी करना, और युद्ध के समय सेनापतित्व करना, सेना का नेतृत्व करना। अधिकतर उम्मीद तो यही की जाती थी वजीर से कि वो युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करे, पर ये कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि वजीर ने सेना का नेतृत्व नहीं किया। ठीक है, वो कोई कंपलसरी नहीं था ज्यादा। आरिज मुमालिक, ये वेतन की ये सेकंड सर्वोच्च पद, ये दूसरा सबसे बड़ा वेतन के हिसाब से, ये दूसरा, पहला कौन सा है वजीर, दूसरा आरिज मुमालिक, ये दूसरा सबसे बड़ा पद है। अब ये करता क्या था, इसका काम ये था कि जो सैनिक है, सेना के जो सैनिक हैं उनकी भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको जो सैलरी होती है और उनका रखरखाव, हर एक चीज की व्यवस्था, प्रशिक्षण तक, ये सारी व्यवस्थाएं आरिज मुमालिक करता था। समझ गए आप? ठीक। नंबर 3, आरिज इंसा। ये आरिज इंसा क्या करता था? ये आरिज इंसा को आप ऐसे समझिए, जैसे राजा ने कोई नियम बनाया, कोई बात कही, उसकी जो घोषणा है लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको ये लिखता था। इसका काम था उस घोषणा को लिखवाना। मतलब ये अधिकारी है, ये नहीं लिखता था, इसके अंतर्गत कई सारे क्लर्क होते थे, वो लिखते थे। तो ये आरिज इंसा आप समझ लोगे, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जो राजा की घोषणाएं होती थी, सुल्तान की घोषणाएं होती थी, उन घोषणाओं को लिखता था। ठीक है, लिखने का इसका काम होता था और लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। नंबर 4, काजी मुमालिक सद्र उस सुदूर। अब दोनों को समझिए। नंबर 4, काजी मुमालिक सद्र उस सुदूर। अब इसको समझिए, दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास होते थे। अब इसको समझिए, जो काजी का पद और सद्र सुदूर, इसमें अंतर क्या है? ये धार्मिक न्यायाधीश, धार्मिक न्यायाधीश, समझे आप? और ये सिर्फ न्यायाधीश सुना है? यानी राज्य में, ऐसे समझिए, राज्य में कोई मामला हुआ, दो व्यक्ति के बीच लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई नॉर्मल लड़ाई है, साधारण झगड़ा है, तो उसका जो निपटारा है वो काजी करेगा, एक नॉर्मल न्यायाधीश। लेकिन अगर वो जो लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की है, तो उसको ये सद्र उस सुदूर बंदी करता है। समझ गए? किसके अनुसार? जो इस्लामी शरीयत कानून है उसके अनुसार करता है, तो सद्र उस सुदूर बन जाता है। ये दो पद है, एक ही व्यक्ति के पास है, परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है पद। ठीक है, समझ गए? सरेजादार, ये मैंने आपको बताया था। जो राजा था, जो सुल्तान था, सीधी सी बात है, सुल्तान सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है लोकतंत्र में, तो उसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो सरेजादार पद होता है, इस सरेजादार पद का कार्य होता है, इस पे जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसका कार्य होता है, जो राजमहल में जितने भी अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स नियुक्त होंगे उनको प्रशिक्षण देना, उनको उनका वस्त्र पहनना, उनके हर एक चीज को, मेंटेनेंस, हर एक चीज को ध्यान में रखना, ये सरेजादार का काम होता है। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं अंग रक्षकों का प्रधान। ठीक है, अब तो क्लियर है, अंग रक्षकों का प्रधान। ठीक है, रक्षकों का प्रधान। अमीर आखूर, इसकी मैंने चर्चा की थी रजिया सुल्तान को पढ़ाते समय। इसको, इस पद की मैंने चर्चा, ये पद क्या था? ये पद था अस्तबल का प्रधान। अब आप सोचेंगे ये घोड़ों का प्रधान पति जो है, ये बड़ा पद कैसे हो गया? ऐसे ऐसे समझिए, दिल्ली सल्तनत काफी बड़ी है, गुलाम वंश भी काफी बड़ा है, तो उसके अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र काफी बड़ा आता है। तो युद्ध जब होता है, तो युद्ध के समय जो सेना आती है, सेना के पास जो घोड़े होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो घोड़े। तो अगर वो घोड़े ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने में दिक्कत होती है, युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा घोड़े से आया, भाला भोग के चला गया,
तलवार मार के चला गया, हम उसका पीछा करते हैं कदमों से। तो घोड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन घोड़े का रखरखाव, ये लाखों की संख्या में होते हैं, इनका रखरखाव अमीर आखुर के अंतर्गत होता है। तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जो घोड़े हैं, इतनी कीमती जो योगदान इनका है युद्ध में, युद्ध जीतने में, तो उसका जो प्रधानपति महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उनको प्रशिक्षण देना है घोड़ों को, ठीक है, वरना ऐसे बिना प्रशिक्षण के वो भागने नहीं लगेंगे युद्ध में, वो पड़ा समझ रहा, ये हो गया। तो ये मैं आपसे चर्चा की, ये आपका जो केंद्र सरकार के अंग थे, इनको हमने आज चर्चा की, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रांतीय शासन, खालसा और एकता, ठीक है, सेना, ये कुछ और चीजें थी जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में थी, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत में आप एक भी चीज जान लीजिए बहुत अच्छे से, कि जो जितने भी शासक थे वो सब विदेशी थे। तो दिल्ली में शासन अपना स्थापित रखने के लिए सेना बहुत महत्वपूर्ण थी। दिल्ली में जो भी जगह थी, उन सभी जगहों पर सेना का अधिकार था। उनका सर्वोच्च सुल्तान था, पर अगर सेना ना हो तो सुल्तान किस काम का, समझ रहे आप? तो सेना महत्वपूर्ण पद जो थी वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो हम बात करते हैं प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य, ये प्रांतीय राज्य क्या है? रुक जाइए, पहले नंबर 2 खालसा भूमि। खालसा भूमि। नंबर 3 सेना, ठीक है, ये हो गया आपका। 4 वित्तीय व्यवस्था, मार्कर भी नहीं चल रहा है। नंबर 5 न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था। नंबर 6 सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था अब समझते हैं। सबसे पहले प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य क्या था? इक्ता आपने सुना होगा, इक्ता जो वर्ड है आपने सुना होगा मेरे मुझसे, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो मैंने इक्ता कई बार चर्चा की दिल्ली सल्तनत में। तो इक्ता क्या था? राज्य के छोटे अभिन्न अंग, अभिन्न अंग, समझ गए आप? अभी नहीं समझे? चलिए समझाता हूं। किसी भी राज्य को, बड़े राज्य को चलाने के लिए सीधे केंद्र से नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। बड़े राज्य को बहुत सी ऐसी जगह दूर दराज में जिनको हम सीधे केंद्र से उनको हम केंद्रित नहीं कर पाते, उनको चला नहीं पाते शासन प्रशासन को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सों को थोड़ा सा बांट देते हैं, अपने राज्य के हिस्सों को बांट देते हैं। तो उन हिस्सों पर हम कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, तो उसको हम ये प्रांत में बांटते थे और इसको हम एकता कहते हैं। मार्कर ही नहीं चल रहा है, उसको हम एकता कहते हैं, एकता कहते हैं। छोटे से राज्य कह सकते हैं, जैसे आज हम, हमारा पूरा भारत मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, पूरा भारत, और जो राज्य हैं वो एकता है, सिंपल सा समझ लीजिए। तो ये हो गया। इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, इसका नाम होता था इक्तादार। इक्तादार, ठीक है, इक्तादार नियुक्त किया जाता था। ये व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जो उसका शासन प्रशासन चलाता था। और इसमें मैंने, अगर आपने पुरानी वीडियो देखा तो चर्चा की थी मैंने कि एकता क्या होता है। एकता छोटे और बड़े दो तरीके होते हैं। जो छोटे एकता होते हैं उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि राजस्व इकट्ठा करना और केंद्र से जो कोष है उसमें भेजना सुल्तान के पास। नंबर 2 जो बड़े एकता है, उनका जो इक्तादार है, उनका काम सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना नहीं होता है, वहां पे न्याय और न्याय को लागू करना, जो न्याय के जो कार्य होते हैं, और कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो न्याय से संबंधित धार्मिक अगर कोई मुद्दा है तो उसको फिर सुल्तान या काजी निपटाएगा, ठीक है। खालसा भूमि, ये खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि को ये समझते हैं। खालसा भूमि केंद्र के अधीन
क्षेत्र, केंद्र के अधीन क्षेत्र से तात्पर्य वो जमीन जो सीधे, अभी मैंने बोला ना कि सुल्तान या जो केंद्र है, केंद्र की सत्ता है, वो हर जगह पर शासन प्रशासन नहीं चला सकती। खालसा उस जमीन को बोलते हैं जिससे केंद्र सीधे राजस्व लेता है, उसे किसी इक्तदार की, उसे किसी सरदार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ रहा, उसको हम खालसा कौन बोलते हैं। सेना, सेना की मैंने भी आपसे चर्चा की थी कि सेना सबसे महत्वपूर्ण थी। दिल्ली सल्तनत जो कि विदेशी तुर्क लोग थे, तो वो दिल्ली पर शासन सिर्फ और सिर्फ सेना के बल पे कर पाए। तो सेना सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सेना का प्रशासन, प्रशिक्षण और उनकी जो भर्ती होती थी, उन सब पर बहुत ज्यादा खर्चा होता था और काफी ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ये अभिन्न अंग था। ये बहुत अभिन्न नहीं कह सकते, इसको बहुत महत्वपूर्ण पद कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण ये एक अंग है। ठीक है, और वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था को हमें थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। वित्त व्यवस्था क्या लगता है आपको, मतलब किस तरीके से जो है चलता हुआ दिल्ली का जो वित्तीय चीज है ना, वो कैसे चलता होगा? क्या उनकी कोई फैक्ट्रियां लगी थी रिलायंस की, या अडानी ने जाकर वहां कोई गोडाउन लगाए थे? समझिए, पहला था खिराज, खिराज। ये नंबर 2, नंबर 3 जजिया, नंबर 4 खुम्स, नंबर 5 जकात। अब इन पर हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, इन सबसे आय होती थी। ठीक है, इन सबसे आय होती थी। अब इनको विस्तार से समझते हैं। ये भूमिकर था, भूमिकर, भूमिकर जो जो हिंदू हिंदू किसान, किसानों व सरदारों से, सरदारों से लिया जाता था। ठीक, खिराज भूमिकर जो हिंदू किसानों और सरदारों से लिया जाता था। ठीक है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लिया जाने वाला भूमिकर था। उस्त्र, ये भूमिकर है, ये भी भूमिकर है, भूमिकर मुसलमानों से लिया जाने वाला, भूमिकर मुसलमानों से लिया जाने वाला। जो हिंदू से लिया जाता है भूमिकर, वो खिराज कहलाता जाता है, और जो मुसलमान से भूमिकर लिया जाता है उसको बोलते हैं उस्त्र। जजिया, जजिया क्या था? जजिया तो आप जानते ही होंगे, ये गैर धार्मिक, गैर धार्मिक कर, गैर धार्मिक कर मतलब वो देते थे जो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, अब इसको, इसकी कैटेगरियां समझिए, इसको मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। देखिए, ये 18, 24 और 48। ठीक है, धर्म, ठीक है, ये धर्म थी। अब ये देखिए 18, 24 और 48, जैसे मान लीजिए आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो आपके 18 ग्राम लगेंगे। और अगर आप थोड़ी संपन्न है, मिडिल क्लास में आते हैं, तो आपकी 24, और आप बहुत ज्यादा क्वीन वर्ग से आते हैं, बहुत ज्यादा संपन्न है समाज में, तो आपके 48 ग्राम लगेंगे। लेकिन इसमें छूट थी, ऐसी बात नहीं है। इसमें जैसे औरतों से, औरतों से, भिखारियों से, भिखारियों से, बच्चों से, बूढ़ों से, बूढ़ों से, अपाहिजों से, अपाहिजों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ये नहीं लिया जाता इनसे। तो जजिया कर देने वाले सिर्फ वो लोग थे जो कमा रहे हैं। ठीक है, जो मिडिल क्लास है, गरीब है और उच्च वर्ग है, यानी जो कमा रहा है वही देगा। ठीक है, वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सबसे एक ही लेवल का पैसा वसूल किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं खुम्स। खुम्स क्या था? युद्ध, युद्ध में लूट का माल, युद्ध में लूट का माल। कहीं युद्ध करने जाते हैं ग्राउंड में, जहां युद्ध जो बैटल ग्राउंड है, वहां पर युद्ध हार गए हैं राजा और दूसरी सेना हार गई है, फिर उस राज्य से और उस क्षेत्र से जो भी चीजें प्राप्त होती है, यानी लूटमार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो जो भी माल प्राप्त होता है उसका उसका कुछ हिस्सा जो है सेना रखती है, और बाकी जो केंद्र कोष है उसमें पहुंचा दिया जाता है। कितना बढ़ा जाता है ये देखिए, समझिए। इसमें खुम्स में बात करते हैं। हाँ, तो खुम्स में जो है 1/4
5, ये कहाँ जाता था? केंद्र के पास, केंद्र कोश। ठीक, 4/5 सेना को, ठीक है, 4/5 सेना को बांट दिया जाता था। ठीक है। जकात, जकात क्या था? ये जकात जो है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ये उनकी आय पर लिया जाता था। ये आय पर लिया जाता था, आय पर, ये भूमिकर था, ये आय पर लिया जा रहा है। ये कितना था? 1/40। देखिए ये था, ये तरीके थे जिनसे जो है राज्य को पैसे प्राप्त होते थे, जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी मजबूत होती थी। ठीक है। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, जैसे न्याय व्यवस्था में अभी मैं आपको बता चुका हूं कि पहली चीज तो हाँ आप समझिए, मैंने अभी काजी और बताया था, काजी और सद्र सुदूर, लेकिन ये तो आपके केंद्र में हो गए। प्रांत की भी तो बात करेंगे। प्रांत में जो इक्तादार था, तो ये देखिए आपका क्या हम चर्चा करने जा रहे थे, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था तो मार्केट में चल रहे हैं आज। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में केंद्र में पहला तो सुल्तान ही है, सुल्तान, ठीक है, सुल्तान। उसके बाद सुल्तान के बाद आता है काजी, काजी या सुद्र उस सुदूर, ठीक है। प्रांत में, प्रांत में आता है आपका इक्तादार, यही सब कुछ संभालता था। ठीक है। तो सुल्तान ये सर्वोच्च न्यायाधीश, यानी कोई ऐसा फैसला है, कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई मुद्दा है जिसका निपटारा काजी सुदूर नहीं कर पा रहे या इक्तदार नहीं कर पा रहा प्रांत में, तो उसका फैसला करता है सुल्तान। और सुल्तान की बात नहीं टाई जाएगी, सुल्तान ने जो निर्णय कर दिया वो अंतिम है, उसका नाम कहीं नहीं जा सकता, वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। ये हो गया आपका काजी। काजी मैंने आपको बताया था, काजी कौन होता है? काजी जो साधारण न्यायिक मामले होते हैं उनको संभालता है। ठीक है, उसके पास हिंदू मुस्लिम कोई भी जा सकता है। लेकिन शुद्र और सुदूर ये धार्मिक मामला है, ये धार्मिक पद है। जब ये कोई जैसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, उस पर कोई मुद्दा आया है, तो ये जो काजी जो व्यक्ति है बैठा हुआ है वो शुद्र सुदूर हो जाएगा, ये पद एकदम बदल जाएगा। ठीक है। और ये निपटारा अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो ये सुल्तान करता है। प्रांत में वही इक्तदार, इन दोनों को इक्तदार निपटाता है। ठीक है, हो गया। अब बचा है आपका सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में यही है, मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो वहाँ के नागरिक थे, जिनको नागरिक होने का जो उत्तरदायित्व मिला था, उनको अधिकार मिला था, वो मुस्लिम थे। और वहाँ की जो दिल्ली की जो शासन व्यवस्था थी वो सारी मुस्लिम कानून पर आधारित थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर शासन बदलने से लोग अपना जीना छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं है, लोग जी रहे थे। जैसे हिंदुओं का जो कानून व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, वो पंचायतों के साथ जो होती थी। ठीक है। और नॉर्मल जो भी लोग काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे, इतना कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है। और सामाजिक व्यवस्था में जो बड़े बड़े पद थे, उन पदों पर मुस्लिम बैठे थे, जो तुर्की लोग थे। ठीक है। और बस ये था कि एक स्वरूप बदल गया। ठीक है। जो गद्दी पर बैठा व्यक्ति था वो बदलता रहता है, लेकिन नीचे जनता जो जिस काम कर रही है वो वैसा ही करती रहती है। ठीक है। उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, शासक आते रहेंगे जाते रहेंगे। सामाजिक व्यवस्था लोगों से बनती है, नागरिकों से बनती है, और वो हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही, हम कल फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।